Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the historical background of United Nations. If question being asked by you, what are the factors behind the growth of United Nations? How you give a answer? We will discuss later on the all organs of the United Nations step by step. General Assembly, Security Council, International Court of Justice, Trusteeship Councils, Secretariat, Social and Economic Council. We will discuss later on. Today we are going to discuss what are the factors behind the growth of United Nations, discuss the purposes and aims of the United Nations also. So let's start the what are the factors behind the growth of United Nations. देखिए, we have seen one international institution organization in the shape of League of Nations. League of Nations was established after Second World War. Sorry, First World War. League of Nations was established after First World War. First World War was initiated in 1914 and ended in 1919. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हुई। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंटरनेशनल लॉ के दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट जो हैं वो वकूअ पजीर हुए। एक इवेंट था लीग ऑफ नेशन का बनना और दूसरा इवेंट था एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटी जिसको ट्रीटी ऑफ वारसाइल्स कहते हैं। अब ट्रीटी ऑफ वारसाइल्स जो है इट इज इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड ग्रास्प द करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल सिनेरियो presently. Treaty of Versailles was very important. So, what was the Treaty of Versailles? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी दो ग्रुपों में ममालिक जो थे तकसीम थे, एक को एलाइड फोर्सेस कहते हैं और दूसरे को नाजी फोर्सेस कहते हैं। एलाइड फोर्सेस की सुपरविजन या क़यादत जो है वो बरतानिया कर रहा था और नाजी फोर्सेस की क़यादत जो है वो जर्मन कर रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो फतह है वो एलाइड फोर्सेस को ही और शिकस्त जो है वो नाजी फोर्सेस को ही। अब शिकस्त क्योंकि नाजी फोर्सेस को ही, तो विक्टोरियस जो नेशन थी जिसको हम एलाइड फोर्सेस कहते हैं, उन्होंने बाय द कंपल्शन ऑफ द सर्कमस्टांसेस जबरदस्ती जो है जर्मन से यानी कि नाजी फोर्सेस जर्मन एंड एटसेट्रा से एक मुआहदा करवाया। वो मुआहदा जो है हिस्ट्री में उसको ट्रीटी ऑफ वारसाइल्स कहते हैं। ये मुआहदा जो है वो 1919 में हुआ। इस मुआहदे में के खदोखाल क्या थे, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या थे कि जो जर्मन जो थे उनके साथ बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन की गई, उनसे बहुत ज्यादा जो है रिपेयरेशन यानी कि डैमेजेस जो है वो क्लेम किए गए जो कि अनप्रेसिडेंटेड थे और जर्मन की बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन जो है वो की गई, जिसके नतीजे में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुई। तो ट्रीटी ऑफ वारसेल्स का लेसन क्या है? व्हाट इज द लेसन ऑफ ट्रीटी ऑफ वारसेल्स? तो ट्रीटी ऑफ वारसेल्स का जो लेसन है वो ये है कि कोई भी मुआहदा इक्वल फुटिंग पे ना किया जाए, दोनों फ्रीकैन को इक्वली ट्रीट ना किया जाए, उनकी सॉवरेनिटी को इक्वल ना समझा जाए, तो इंटरनेशनल लेवल पर हम पीस कायम नहीं कर सकते। तो दिस इज द लेसन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वारसाइल्स। तो ट्रीटी ऑफ वारसाइल्स से हम ये जो है वो लेसन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब लीग ऑफ नेशन जो है वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए आई, दुनिया में अमन कायम करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो कायम हुई। तो हम ये देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की थ्रेट को वो नहीं रोक सके। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में शुरू हो जाती है।
तो सेकंड वर्ल्ड जो 1939 में शुरू होती है, 1944 में खत्म होती है, तो फिर जरूरत पेश आई कि लीग ऑफ नेशन के जो फ्लॉज हैं, जो फॉल्ट हैं, उसको भी दूर किया जाए और एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो स्टैब्लिश की जाए, ताकि दुनिया में जो है वो अमन कायम हो सके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कि इतनी मैसिकर्ड, होमोसाइड, जेनोसाइड हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई। लेकिन रिगार्डलेस सेकंड वर्ल्ड वॉर को वो खत्म, उसके थ्रेट को खत्म नहीं कर सकी, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जो है वो शुरू हो गया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही दुनिया के जो लीडर थे उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी कि इंटरनेशनल लेवल पे लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गई है, हमें इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगी जो नेक्स्ट जो है वर्ल्ड वॉर की थ्रेट या थर्ड वर्ल्ड वॉर की थ्रेट को जो है वो रोक सके। तो इसके लिए इंडेवर जो है वो शुरू हो गई। वी हैव सीन ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर द इंडेवर हैज बीन मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज, ऑल country of the world. We have to establish an organization where the threat of the second world war would be stop. तो उसमें पहला कदम जो है, जो इम्पोर्टेंट जो है, जिसने आगे चल के जो है वो यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखी, वो पहला जो कदम था वो था द डिक्लेरेशन ऑफ द सेंट जेम्स पैलेस 1941। द डिक्लेरेशन ऑफ द सेंट जेम्स पैलेस 1941 ये जो है ये 12 जून 1941 में जो है वो कुछ ममालिक के दरमियान हुई। इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे? इसमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल था, कनाडा शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था, न्यूजीलैंड शामिल था, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, यूगोस्लाविया एंड फ्रांस जो है वो इसमें शामिल थे। तो ये ममालिक जो थे वो सेंट जेम्स पैलेस में जो है वो शामिल थे और ये सारे जो है वो इकट्ठे होकर उन्होंने, इन ममालिक ने, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो है वो लंदन में इकट्ठे हो गए। इसको लंदन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इन्होंने इस बात का इरादा किया, व्हाट्स दे हैव डिड, उन्होंने ये कहा कि दुनिया में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तौर पर पीस कायम करने के लिए हमें जो है वो स्टडी करके, रिसर्च करके जो है हमें एक अदारा जो है वो कायम करना चाहिए। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द सेंट जेम्स पैलेस 1941? There was a declaration in the London where these countries that we have mentioned have decided we have to create a peace, tranquility, political stability, economical stability in the world. तो ये सेंट जेम पैलेस जो था ये पहला कदम था यूनाइटेड नेशंस को बनाने में, या यूनाइटेड नेशन की तरफ। दिस वाज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द यूनाइटेड नेशन। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हिस्ट्री का, वो जिसको हम कहते हैं कि टर्निंग फेज ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो टर्निंग फेज ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो क्या है? वो था एक एटलांटिक चार्टर 1941 में सिग्नेचर हुआ, साइन किया गया। एटलांटिक चार्टर is a modern Magna Carta in the international law, Bill of Right in international law. And once for all, the Atlantic Charter solved our problems of decolonization and establish a new concept, right of self-determination. इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट उस वक्त था रोजवेल्ट। 1941 में ये जो है वो एटलांटिक चार्टर जो है वो हुआ था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था वो विल्सन चर्चिल था। तो ये दोनों जो हैं वो मिले और इन्होंने इस बात का इरादा किया कि हमें अगर दुनिया में अमन कायम करना है तो हमें दुनिया में डीकॉलोनाइजेशन जो है वो करनी पड़ेगी और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो उसको पॉसिबल करना पड़ेगा। अब डीकॉलोनाइजेशन जो है वो क्या है? कॉलोनाइजेशन का लफ्ज आप सुनते रहते हैं, तो डीकॉलोनाइजेशन ये है कि हम ये देखते हैं कि 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कॉलोनाइजेशन की इंपीरियलिज्म का दौर है।
अब पहले हम देखते हैं स्पेनिश इंपीरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन, फिर हम ये देखते हैं कि डच इंपीरियलिज्म है, पुर्तगाल इंपीरियलिज्म है, रशियन इंपीरियलिज्म है, इसी तरह जो है वो टर्क इंपीरियलिज्म, ऑटमन इंपीरियलिज्म है, जर्मन इंपीरियलिज्म है, रशियन इंपीरियलिज्म है, फिर लास्ट में जो है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये सारे इंपीरियलिज्म जो है वो क्या करते थे? अब इंपीरियलिज्म क्या है कि जबरदस्ती जो है वो किसी इलाके पे कब्जा कर लेना, बाय फोर्स, बाय मिलिट्री, बाय द यूजिंग ऑफ फोर्स यू हैव टू ऑक्युपाइड, यूजरप द टेरिटरी, दूसरे के इलाके पे कब्जा कर लेते हो। अब कॉलोनाइजेशन क्या है कि आप उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तौर पर उनकी एक्सप्लॉइटेशन करनी जो है वो शुरू कर देते हो, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, इंडिया जो है वो इसमें आप इसका पैटर्न देखते हैं कि किस तरह से वो जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन करते थे। पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन ये करते थे कि जबरदस्ती लोगों को ड्रैकोनियन लॉ बना के उनके ताबे कर देते थे कि आप जो है वो इंपीरियल फोर्सेस के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर क्या करते थे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जिस तरह की हमने हिंदुस्तान में देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कायम करके वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और रॉ मटेरियल से अपने मुल्क में जो है वो महंगे दामन जो है वो प्रोडक्ट तैयार करते थे। तो ये एक पैटर्न है, यही पैटर्न हमें अमेरिका में नजर आता है, यही ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, और यही हिंदुस्तान में, इंडिया में जो है वो नजर आता है। दिस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। अब बेशुमार ममालिक जहाँ पे ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, अब ये जो कॉलोनीज थी ये भी पीस के लिए एक थ्रेट थी। तो विल्सन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने यह फैसला किया कि अगर हमने दुनिया में अमन कायम करना है तो दुनिया में जितनी भी कॉलोनीज हैं उनको एक्स जो है वो हमें एक्सोनरेट करना पड़ेगा, उन्हें छोड़ने, क्विट करना पड़ेगा। वी हैव टू क्विट दिस कॉलोनीज। तो बर्तानिया में तो ये अमल जो है वो 1930 में ही शुरू हो गया था। उन्होंने लेजिस्लेशन करनी जो है वो शुरू कर दी थी कि हमने स्टेप बाय स्टेप जो जितनी भी कॉलोनीज हैं वो उनको जो है वो उनसे क्विट हो जाना, उनको छोड़ देना है। पहले कनाडा को छोड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया को, फिर अफ्रीका को, इस तरह जो है लास्ट में हम देखते हैं 1947 में हिंदुस्तान को जो है वो छोड़ा। तो अटलांटिक चार्टर की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें ये एक संगे मील है इंसानी हिस्ट्री का, जिसमें ये तय किया कि अब कोई किसी मुल्क को कॉलोनाइज नहीं कर सकता, गुलाम नहीं बना सकता। तो हम ये देखते हैं कि 1945 से लेकर जब से यूनाइटेड नेशन बनी है उस वक्त से लेकर आज तक जो है कोई जो है वो किसी को कॉलोनाइज नहीं बना सका, उसको गुलाम नहीं बना सका। तो दूसरे नंबर पर उन्होंने जो जोर दिया कि अब हुकूमतें जो हैं, खासकर जहाँ पे कॉलोनीज थी, वहां पर लोगों की मर्जी की मंशा के मुताबिक जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए हुकूमतें जो हैं वो लोग खुद चूज करें। जिस तरह के इंडिया और पाकिस्तान माध्य वजूद में है तो लोगों को ऑप्शन दिया गया कि लोग जो है वो डिसाइड करें कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, किस तरह की हुकूमत बनाना चाहते हैं, वो लोगों पे जो है वो छोड़ दिया गया। तो आप ये देखते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूटेड हैं दुनिया में तो वो डिस्प्यूटेड सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक, जिस तरह के कश्मीर का इशू है, तो वहां पर जो डिस्प्यूट है वो डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में किसी जगह पे फॉल्ट है तो वो डिस्प्यूट है। जिस तरह ये अटलांटिक चार्टर में ही कहा गया था कि लोगों से पूछकर अगर फैसला करते तो शायद ये कश्मीर इशू और 2-3 और इशू, जूनागढ़ का इशू, हैदराबाद का इशू जो था वो पैदा ना होता, बजाय इसके कि लोगों से पूछकर ये फैसला किया जाता। उस वक्त के प्रिंसेस ने जो फैसला किया, तो ये प्रिंसेस का फैसला करना जो है वो गलत था। लोग जो है वो उनका लोगों को फैसला जो है वो करना चाहिए था। तो अटलांटिक चार्टर 1941 इज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो क्रिएट हुआ जिसने आगे चल के यूनाइटेड नेशन को जन्म दिया, वो थी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 1942। 42 में ही एक डिक्लेरेशन जो है वो पास की। डिक्लेरेशन इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट कि हमने आगे चल के यूनाइटेड नेशन जो है बनानी है, वो किस तरह से जो है वो होगी। तो 1942 में जो है वो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, मैक्सिम लिटनोव जो रशिया के उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरह टीवी सूंग ऑफ चाइना, ये चार लीडर जो थे
ये इकट्ठे हुए और 1942 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन जो है वो तैयार की, दैट इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 1942। इसमें भी उन्होंने डिस्कस किया कि हम यूनाइटेड नेशन जो है वो बनाने जा रहे हैं, लीग ऑफ नेशन जो है उसमें तब्दीली करने जा रहे हैं, तो किस तरह का उसका खाका होना चाहिए, किस तरह के उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसमें भी इन 4 लीडरों ने जो है बड़ी डिटेलली जो है वो डिस्कस किया। चौथा इंपॉर्टेंट जो इवेंट था वो था मॉस्को डिक्लेरेशन 1943। अब जो मॉस्को डिक्लेरेशन था 1943, उसमें क्या था कि ऑल द प्रिंसिपल एलाइड नेशंस फॉरेन मिनिस्टर्स इन अक्टूबर 1943 ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड हुए इन मॉस्को in the shape of Moscow Declaration and proclaimed that they recognize the necessity of establishing the earliest practicable date a general international organization based on the principle of sovereign equality of all peace-loving state. तो मॉस्को डिक्लेरेशन में जितने भी एलाइड फोर्सेस के जो लोग थे जिन्होंने विक्टोरियस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री हासिल की थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो विक्ट्री हासिल करने के करीब थे, उन्होंने इकट्ठे होकर इस बात का इरादा किया कि हमें एक ऐसा अदारा बनाया जाए जिसमें हर सॉवरन कंट्री को इक्वल रिप्रेजेंटेशन या इक्वलिटी की बुनियाद पर जो है वो ट्रीट किया जाए। लीग ऑफ नेशन के नाकाम होने की वजह ये थी कि जो बड़े ममालिक थे, खासकर जो जर्मन था और रशिया, ये जो थे वो कॉपरेशन नहीं करते थे, वीकर नेशन के साथ जो है वो कॉपरेशन नहीं करते थे। तो ये एक फार्मूला तय किया गया, मॉस्को डिक्लेरेशन में फार्मूला ये तय किया गया कि तमाम जो रियासतें यूनाइटेड नेशन की मेंबर होंगी उन्हें जो है वो इक्वल सॉवरेनिटी की बुनियाद पर जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी। इसके बाद जो है पांचवा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसने यूनाइटेड नेशन को जन्म दिया वो है तेहरान डिक्लेरेशन 1943। अब तेहरान में रोजवेल्ट, रशिया के स्टालिन, बर्तानिया के चर्चिल, ये तेहरान में मिले और इन्होंने ये कहा हाउ टू स्टैब्लिश अ पीस इन इंटरनेशनल अरीना। इंटरनेशनल अरीना में जो है वो पीस जो है वो किस तरह से कैम करना है, तो ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड था फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक और कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस 1944। इसमें जो है वो यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट जो है वो एक खाका तैयार किया गया, एक स्पेसिमेन जो है वो तैयार किया गया और इसमें जो है वो बाकी जो जितने भी पहले ऑर्गेनाइजेशन गैदरिंग या कॉन्फ्रेंसेस या डिक्लेरेशन हो चुकी थी उनको कंबाइंडली जो है वो डिस्कस किया गया। यूनाइटेड नेशन किस तरह की होगी, उसके जो है वो अदारे किस तरह के होंगे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल जो है इसका जो सेक्रेटरिएट, ये सारा जो है वो उसमें जो है वो तय किया गया किस तरह से उसकी अदारे होंगे, किस तरह से यूनाइटेड नेशन जो है वो जो अपना जो है वो एक्ट करेगी। तो इसमें भी एक ब्लूप्रिंट एक जो है वो खाका तैयार किया है किस तरह से जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना फर्दर जो है वो उसका खाका जो है वो क्या होगा। अब इम्पोर्टेंट जो इवेंट है जिसने यूनाइटेड नेशन को क्रिएट किया वो है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945। यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश इन सैन फ्रांसिस्को, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो सैन फ्रांसिस्को में जो है वो कायम हुई थी। फर्स्ट जो इसकी मीटिंग हुई 45 स्टेट्स जो थी उसमें शामिल हुई, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जो है उसकी का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट जो था उसको सब्सक्राइब किया या उसको जो है वो अनफोल्ड किया। तो ये सैन फ्रांसिस्को में जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द अक्टूबर 24 1945। यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में मार्दे वजूद में आई और 29 स्टेट्स ratified make a signature on the
यूनाइटेड नेशन जो उसका मेमोरेंडम था उस पे जो है वो 29 ममालिक ने जो है वो सिग्नेचर किए थे। तो ये इवेंट है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं यूनाइटेड नेशंस की बैकग्राउंड को समझने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर ये कॉन्फ्रेंसेस और ये इवेंट जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को जो है वो जन्म दिया। तो यूनाइटेड नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस 1945। तो यूनाइटेड नेशन जो मार्दे वजूद में आई तो उसके पर्पस क्या थे? यूनाइटेड नेशन जो कायम की गई, व्हाट आर द पर्पस? तो पहला पर्पस जो यूनाइटेड नेशन का था वो ये था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो सिक्योरिटी और पीस जो है वो किस तरह से जो है वो कायम करना है। तो ये फर्स्ट जो है वो उसका पर्पस था। देखिए, वी हैव सीन the First World War, and after the First World War, we have seen the Treaty of Versailles, and we have seen the construction and architecture of the League of Nations। हम जो देख रहे हैं लीग ऑफ नेशन जो है किस तरह से मार्ज वजूद में आई। तो यूनाइटेड नेशन जो कायम की गई लीग ऑफ नेशन के फेलियर के बाद पहला जो उसका पर्पस जो है वो बार बार जिसका यादा किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को किस तरह से मेंटेन करना है। देखिए, इससे पहले की दुनिया और तरह की दुनिया थी। उस दुनिया में इतने खौफनाक किस्म के लीथल किस्म के जो है वो वेपन नहीं थे, टैंक नहीं था, इतनी खौफनाक मशीन गन, एयर फोर्स, नेवल फोर्सेस नहीं थी। तो यूनाइटेड नेशन बनाने का फर्स्ट जो पर्पस था वो ये था कि दुनिया में जो है वो अमन जो है वो किस तरह से जो है वो कायम करना है। दूसरे नंबर पर डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशन। What is the international law? International law deal between the states, and secondly, it's create our political, economical ties between the nations. अब ये पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो मसाइल हैं असल मसले यही हैं। पहले वो पॉलिटिकल होते हैं फिर वो इकोनॉमिकल होते हैं। तो इन मसाइल को जो है वो किस तरह से जो है वो किस तरह से इनका हल निकालना है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन बनाई गई। हम ये देखते हैं इसके लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन के सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाए गए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई। वर्ल्ड बैंक जो है, IMF जो है वो बनाया गया। तो ये सारे जो है वो सब्सिडरी मावनत करने वाले अदारे जो हैं वो बनाए गए हैं। इनका मकसद ये है, खासकर WTO के साथ जब हम ये बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, कि दुनिया में इकोनॉमिकली तौर पर डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए। कोई रियासत ये समझती है कि इकोनॉमिकली तौर पर उसकी एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है या उसके लिए जो है वो इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो सूटेबल नहीं है, तो उसको किस तरह से जो है वो ट्रेड बैरियर किस तरह से, टैरिफ बैरियर जो है वो किस तरह से जो है वो ख़त्म करनी है। तो ये जो है इसके लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो कायम की। दूसरा पर्पस जो था कि फ्रेंडली रिलेशन जो है। तीसरा जो पर्पस था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है इस प्रिंसिपल को जो है वो किस तरह से अप्लाई करना है दुनिया में। तो यूनाइटेड नेशंस जब बनाएगी तो ये भी तय हुआ कि दुनिया में अगर अमन कायम करना है तो वो ममालिक में जो हुकूमत होगी वो लोगों की पसंद की हुकूमत होगी। अगर लोगों की पसंद की हुकूमत नहीं होगी तो किस तरह से दुनिया में अमन जो है वो कायम होगा। तो एक इंटरनेशनल लॉ का बड़ा क्वेश्चन है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को कायम करने के लिए क्या इंटरनेशनल लॉ को डोमेस्टिक अफेयर में जो है वो इंटरफेरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब स्टेट के इंटरेस्ट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं तो स्टेट कहती है कि ये हमारा जाती मामला है। जिस तरह हम कश्मीर का इशू जो है वो देखते हैं कि वो इंडिया ये कहती है कि हमारा जो है वो जाती मामला है। अभी तक कोई ऐसा फार्मूला इवॉल्व नहीं किया जा सकता, जिस तरह आप पैलेस्टाइन में भी देखते हैं कि जिसमें जो है वो कोई ऐसा फार्मूला इवॉल्व किया जाए कि किसी मुल्क में अगर उसकी स्टेट जो है वो अथॉरिटेरियन स्टेट है, रिप्रेस करती है, एथनिक क्लिंजिंग करती है, किस तरह से इंसानों को कत्ल करती है, तो किस तरह से उसको रोका जाए। जिस तरह आप इसराइल की मिसाल जो है
वो आपके सामने, वो ये कहते हैं ये हमारा डोमेस्टिक इशू है। तो ये एक बड़ा जो है कंट्राडिक्टरी इशू है इंटरनेशनल लॉ को, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अभी तक कोई कंक्लूसिव फार्मूला जो है वो नहीं बना। बेशुमार रेजोल्यूशन, बेशुमार लॉज पास पास किए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, लेकिन हमने ये देखा है ये तमाम लॉज एंड रूल्स रेगुलेशन जो है वो वीकर नेशंस पे अप्लाई हुए हैं, वो कोई भी जो है वो स्ट्रॉन्गर नेशन पे अभी तक जो है वो अप्लाई नहीं हो सका। तो ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ये एक कंट्राडिक्टरी टॉपिक इस लिहाज से है कि रियासत के इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में दो चीजें लिखी हुई बात, एक ही जगह पे कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि रियासतों के मामलात में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसी मुल्क के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये एक बर्निंग क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए अभी वक्त चाहिए, इसलिए अभी जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो फुल लॉ जो है वो नहीं बन सका। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करने के लिए हम जो देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है वो बनी है, इसी तरह इंक्वायरी का प्रोसीजर है, रिकॉन्सिलिएशन का, मीडिएशन का जो है वो प्रोसीजर है, यूनाइटेड नेशन की जो है करारदातें, जनरल असेंबली की, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदातें, उनके जरिए जो है वो मामलात को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि लड़ाई ना हो, मुमालिक अपने मामला जो है वो खुद जो है वो हल कर सकें। टू मेक द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल फोरम फॉर हार्मोनाइजेशन, कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी फोरम हैं, जितने भी इदारे हैं, इनको रियासतों के साथ किस तरह हार्मोनाइजेशन दुनिया के साथ पैदा करनी है, तो ये भी एक मकसद था यूनाइटेड नेशन का। तो जिसमें यूनाइटेड नेशन जो है वो कुछ, जब हम ये यूनाइटेड नेशन के हक में दलाल कर देते हैं तो कुछ हद तक कामयाब भी हुई है, लेकिन कुछ हद तक वो नाकाम नहीं हुई। लेकिन नाकामी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि यूनाइटेड नेशन को खत्म कर देना चाहिए। You have to do a criticism on the United Nations. You do a criticism on the modern imperialism, new imperialism. You have make a criticism on the Pax Americana, यानी कि American imperialism. But one thing is clear: in modern era, you have a voice. Before the establishment of the United Nations and League of Nations, you can't have a voice. आपकी कोई बात नहीं सुनता था। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो हमें चीज़ों का एनालिसिस करते हुए थोड़ा सा रैशनल अप्रोच जो है वो लाजमी जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन जो है वो किन प्रिंसिपल पर कायम की गई कि इन प्रिंसिपल्स को जो है वो फॉलो करना। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सॉवरन इक्वालिटी। यकीनी तौर पर अगर सॉवरन इक्वालिटी नहीं हुई तो यूनाइटेड नेशन नहीं चल सकती। कोई छोटा मुल्क है जिसकी आबादी कम है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली तौर पर डिस्टेबल है, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको जो है वो इक्वली ट्रीट ना करें। अगर इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पीस नहीं कायम हो सकता। लीग ऑफ नेशन इसलिए फेल हो गई थी कि वो इक्वली तमाम सॉवरन स्टेट को जो है वो इक्वली उनके साथ जो है वो ट्रीट नहीं करती थी, जिसलिए जो है वो लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो गई थी। नंबर 2, द प्रिंसिपल ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन पैक्टा sunt servanda। पैक्टा sunt servanda क्या है? स्टेट मस्ट oblige the treaties in a good faith. State must follows the contract, agreement and treaty in good faith. अगर रियासतें इंटरनेशनल लेवल पर मुआहदात की पासदारी नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पीस जो है वो नहीं कायम हो सकता। तो इंटरनेशनल लेवल पर पीस कायम करने के लिए जरूरी है कि रियासतें जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के मुआहदात को, यूनाइटेड नेशन के हुक्मनामों को नेक नीति से जो है वो उनको फॉलो करें। तीसरा प्रिंसिपल ये था कि द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, के पुरअमन तरीके से, ना सिर्फ जो है वो नेक नीति से, बल्कि जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो उनको हल करें। चौथा था द प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स। अगर इंटरनेशनल लेवल पर फोर्सेस को इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि फोर्स को इस्तेमाल ना किया जाए, तो अमन कायम हो सकता है। यूनाइटेड नेशन के जरिए इंटरनेशनल मामलात को जो है वो सॉल्व करवाया जाए। हम ये देखते हैं कि इस तरह प्रैक्टिकली तौर पे होता नहीं है।
हम ये देखते हैं इसराइल, अमेरिका जो है वो, इसके अलावा जो है वो ग्रेट ब्रिटेन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने मिसयूज ऑफ पावर जो है वो की है, चाइना ने भी की है, इंडिया ने भी की है। तो फोर्स के इस्तेमाल के बगैर जो है वो मामलात को हल करने की कोशिश की जाए। द प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस टू द यूनाइटेड नेशन, पर्पस ये था कि तमाम रियासतें जो है मावनत करें। अगर रियासतें मावनत नहीं करेंगे तो यूनाइटेड नेशन जो है वो नहीं चल सकता। तो इन तमाम रियासतों को चाहिए कि वो जो है वो मावनत करें इंटरनेशनल पीस जो है वो कायम करने के लिए। द प्रिंसिपल फॉर द नॉन मेंबर स्टेट्स, जो नॉन मेंबर स्टेट हैं, वेदर दे आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन और नॉट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दे शुड फॉलोज द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन गुड फेथ। तो नॉन मेंबर स्टेट जो उनकी भी फर्ज बनता है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो माहदात को जो है वो गुड फेथ जो है वो ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करें बल्कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर को मेंबर ना होने के बावजूद भी उनको फॉलो करें। ये उन पे जिम्मेदारी जो आयद करता है, आर्टिकल 2 जो है वो यूनाइटेड नेशन का उन पे जिम्मेदारी आयद करता है। गुड फेथ वो जो है वो इंटरनेशनल लॉ को जो है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को जो है वो फॉलो करें। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पीस कायम नहीं रह सकता। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ऑन डोमेस्टिक मैटर ऑफ द स्टेट, रियासतों के मामलात में जो है वो मुदाखलत न करे। तो अगर रियासत दूसरी रियासत के मामलात में मुदाखलत करेगा तो देयर शुड बी अ डिस्प्यूट, देयर शुड बी अ स्कर्मिश। अभी हमने इंडिया में, लद्दाख में इंडिया और चाइना के दरमियान जो है वो इस तरह की झड़प होते हुए देखा है। पाकिस्तान और इंडिया की बेशुमार इस तरह की जो है वो झड़पें होती रहती हैं। डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जिस तरह के कारगिल का एरिया है, सियाचिन का एरिया है, सर क्रीक जो है वो एक समुद्री पट्टी है उसका है, पानियों का मामला है, कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड है, गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड है। तो अगर ये डिस्प्यूटेड मामलात को इंटरनेशनल लॉ के जरिए हल कर लिया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान जो है, जो इन्होंने फ्रूटाइल किस्म की जंगें लड़ी हैं, आगे जो है वो इनको जंगें लड़ने की जो है वो जरूरत नहीं है। अब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है, इसको इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो है वो उसके पर्पस और उसके प्रिंसिपल में जो है वो शामिल है। सेल्फ डिफेंस इज अ नेचुरल राइट। ये जो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस जो है, ग्रोशियस इज द फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, तो वो ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो नेचुरल राइट। इसलिए इसे इंटरनेशनल लॉ में भी जो है वो इसको जो है वो डाला गया है कि कोई चारा नहीं है आपके पास अपनी डिफेंस करने का। आप जो है वो यूनाइटेड नेशन को भी तनबीह नहीं कर सकते। तो इस सूरत में जो है वो आप अपनी जो है वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ डिफेंस जो है इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, नेचुरल लॉ से ड्राइव हुआ है। ये पॉजिटिव लॉ जो है वो कोडिफाइड लॉ इंटरनेशनल लॉ का नहीं बना। तो ये था यूनाइटेड नेशंस का बैकग्राउंड। डिटेलली हमने डिस्कस किया, पहले भी हम डिस्कस करते रहते हैं लेकिन ये क्वेश्चन की शक्ल में हमने डिस्कस किया है। इसके फर्दर जो है वो हम यूनाइटेड नेशन के अदारे जो हैं डिटेलली डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो अदारा हम डिस्कस करेंगे वो जनरल असम्बली जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही।